हेलो एवरीवन, यूएनसीआरपीडी श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूएनसीआरपीडी के आर्टिकल्स 10 से 17 तक समझेंगे। बाकी आर्टिकल्स की चर्चा अगले वीडियोस में की जाएगी। शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स 10 और 11 से। ये दोनों आर्टिकल्स एक बहुत ही सरल बात पर बल देते हैं। दिव्यांग व्यक्ति का जीवन भी उतना ही मूल्यवान, अर्थपूर्ण और संरक्षण के योग्य है जितना किसी भी अन्य व्यक्ति का जीवन। आर्टिकल 10 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। जब हम जीवन शब्द के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर मन में इसका अर्थ सिर्फ जिंदा रहना आता है, लेकिन जीवन का अर्थ इससे कई ज्यादा है। इसे बेहतर समझने के लिए पहले समझते हैं कि किसी के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है जब किसी के जीवन को सीधा नुकसान पहुंचाया जाए, उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट दिया जाए, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित किया जाए, या आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि में जरूरी सुरक्षा न दी जाए। दुर्भाग्य से इतिहास हमें यह बताता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ इस संदर्भ में हमेशा समान व्यवहार तो नहीं किया गया है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर दिव्यांग व्यक्तियों को अकेले छोड़ा गया है, परिवार से अलग किया गया है, बुनियादी जरूरतों से वंचित किया गया है और यहाँ तक कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। और ऐसा सिर्फ उनके जीवन को बाकी सबके मुकाबले कम समझकर या उन्हें परिवार व समाज पर बोझ समझकर किया गया है। आर्टिकल 10 जीवन का अधिकार इसी सोच को चुनौती देता है। यह दो सिद्धांतों पर स्पष्ट रूप से बल देता है। पहला, प्रत्येक मानव को जन्म से ही जीवन का अधिकार है, इनहेरेंट राइट टू लाइफ। दूसरा, दिव्यांग व्यक्तियों को भी अन्य सभी लोगों की तरह जीने, आगे बढ़ने और जीवन का आनंद लेने के समान अवसर मिलने चाहिए। यूएनसीआरपीडी आपातकालीन स्थितियों में भी दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और ऐसा होता है आर्टिकल 11 सिचुएशंस ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज के जरिए। यह आर्टिकल सरकारों को मानवीय जोखिम वाली परिस्थितियों में दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है, जैसे जंग, तूफान, महामारी, बाढ़, भूकंप इत्यादि। लेकिन सिर्फ कह देने से कि सुरक्षा दी जाएगी काफी नहीं है। सरकारों को एक्टिवली, सक्रिय रूप से पहले से ही प्लान करना होगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम वाली परिस्थितियों में सुरक्षा कैसे दी जाए। उदाहरण के लिए, बाढ़ से बचने के लिए बनाए गए राहत शिविर, उनके बारे में सोचिए। क्या व्हीलचेयर यूज करने वाला व्यक्ति उनमें आसानी से प्रवेश कर पाएगा? क्या एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले व्यक्ति को इमरजेंसी अलर्ट पहुंचाया जाएगा? आर्टिकल 11 सरकारों से यह अपेक्षा करता है कि इन जरूरतों का ध्यान डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग करते समय पर ही रख लिया जाए। आइए अब आर्टिकल्स 12 और 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों आर्टिकल्स कानून और न्याय से संबंधित हैं। आर्टिकल 12 इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समान मान्यता। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज में मौजूद एक सामान्य धारणा को चुनौती देता है, और वह यह है कि दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन से संबंधित निर्णय दूसरे व्यक्ति लेंगे। यह आर्टिकल हमें यह बताता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की कानूनी पहचान अन्य लोगों के समान ही है, और इस बात को थोड़ा और समझते हैं। आर्टिकल 12 दो जरूरी विचार हमारे सामने रखता है: इक्वल लीगल राइट्स, समान कानूनी अधिकार, और इक्वल लीगल कैपेसिटी, समान कानूनी क्षमता। पहले समझते हैं लीगल राइट्स क्या होते हैं। जरा सोचिए, किसी बीमारी या डिसेबिलिटी की वजह से आपको स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए, जॉब देने से मना कर दिया जाए, या प्रॉपर्टी खरीदने ना दी जाए, तो क्या यह उचित होगा? बिल्कुल नहीं। कानूनी अधिकार या लीगल राइट्स इसी तरह के भेदभाव से लोगों की रक्षा करते हैं। लीगल राइट्स वे अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो कानून हर व्यक्ति को देता है, जैसे स्कूल जाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, वोट का अधिकार, बराबरी का अधिकार, दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट जा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है।
आर्टिकल 12 कहता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग व्यक्तियों को भी कानून के समक्ष समान मान्यता मिलनी चाहिए जैसे अन्य नागरिकों को मिलती है, यानी उनके भी वही लीगल राइट्स हैं जो बाकी सबके हैं। अगर कोई कंपनी किसी योग्य व्यक्ति को सिर्फ उसकी दिव्यांगता के कारण नौकरी देने से इनकार कर दे तो वह व्यक्ति कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दे सकता है। यह आर्टिकल विशेष रूप से यह भी कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रॉपर्टी रखने और इनहेरिट करने यानी विरासत में मिलने का भी अधिकार है, अपने धन और फाइनेंसेस पर नियंत्रण का अधिकार है, लोन लेने का और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करने का अधिकार है, और साथ ही इस सुरक्षा का अधिकार है कि उनसे उनका घर या संपत्ति अन्यायपूर्ण तरीके से छीनी ना जाए। इस तरह आर्टिकल 12 इस मिसकंसेप्शन को भी चैलेंज करता है कि एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता या अपना बैंक खाता खुद नहीं चला सकता। अब समझते हैं कि लीगल कैपेसिटी का क्या मतलब है। लीगल कैपेसिटी का मतलब है कि व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सके और इन फैसलों को कानूनी मान्यता मिले। ये जीवन के कई क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संपत्ति, वोट, रोजगार और दैनिक जीवन। दिव्यांग व्यक्तियों को अपने जीवन के फैसले लेने का समान अधिकार है। पर सोचिए, कितनी बार दिव्यांग व्यक्तियों को अपने निर्णय खुद लेने दिए जाते हैं। अक्सर उनके जीवन से जुड़े निर्णय परिवार के सदस्य या उनकी देखभाल करने वाले लोग यह मानकर ले लेते हैं कि वे स्वयं तो यह निर्णय लेने योग्य ही नहीं है। आर्टिकल 12 कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अपने जीवन के निर्णय लेने का वैसा ही अधिकार है जैसा अन्य लोगों को। कुछ लोगों को निर्णय लेने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है, तो वह सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सहायता देते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी इच्छाओं व अधिकारों का सम्मान हो और किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो। किसी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में सहायता की जरूरत हो सकती है, या किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को आसान भाषा में समझाने की आवश्यकता हो सकती है। पर फिर भी अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का और उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होने का उनका पूरा हक है। याद रखिए, उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के निर्णय को किसी और के निर्णय से बदल दिया जाए। उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए जिससे वह अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम स्वतंत्रता के साथ स्वयं निर्णय ले सके। हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल 12 दिव्यांग व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान मान्यता देता है, पर सिर्फ कागजों पर दिए अधिकार काफी नहीं है। जरा सोचिए, आपको कोर्ट जाने का अधिकार तो है, पर कोर्ट की इमारत तक पहुंच नहीं है, या जानकारी किसी ऐसे फॉर्मेट में है जो आपको समझ ही ना आए, या लोगों से बातचीत का कोई जरिया ही नहीं है। यहीं पर आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस न्याय तक पहुंच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्टिकल 13 यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए न्याय व्यवस्था तक पहुंचना और उसमें भाग लेना सुलभ हो सके। इसके लिए सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय तक समान और प्रभावी पहुंच मिले। इसके लिए जो भी रीजनेबल अकोमोडेशंस की जरूरत है वो प्रोवाइड की जाएं। डेफ व्यक्तियों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का प्रबंध करना ऐसा ही एक उदाहरण है। दिव्यांग व्यक्ति को गवाह बनने या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया में भागीदारी का समान अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि कोर्ट्स, पुलिस विभाग और जेलों में काम करने वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाए। अब तक हमने देखा कि दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य सभी व्यक्तियों के समान जीवन का अधिकार है, कानूनी मान्यता है, अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है और न्याय तक पहुंच का अधिकार भी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दिव्यांगता के कारण बंद करके रखा जाए, तो अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध इलाज पर मजबूर किया जाए, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हो और उसकी कोई सुरक्षा ना हो, इन्हीं जरूरी सवालों का उत्तर देते हैं आर्टिकल्स 14 से 17। ये आर्टिकल्स दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, गरिमा और सम्मानजनक जीवन की रक्षा पर जोर देते हैं। आर्टिकल 14 लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा। यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अन्य सभी लोगों की तरह स्वतंत्रता, सुरक्षा और आजादी से जीवन जीने का समान अधिकार है।
इसका अर्थ है कि केवल दिव्यांगता के कारण किसी भी व्यक्ति को बंद करके नहीं रखा जा सकता, समाज से अलग नहीं किया जा सकता और उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। उसे समाज में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को केवल मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस की वजह से किसी संस्था या आश्रम में रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल आगे यह भी कहता है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की स्वतंत्रता को मनमाने या गैर कानूनी ढंग से छीना नहीं जा सकता। हाँ, कुछ परिस्थितियों में कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, जैसे आपराधिक मामले में गिरफ्तारी या हिरासत। लेकिन केवल दिव्यांगता किसी की स्वतंत्रता छीनने का कारण नहीं बन सकती। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध केवल दिव्यांगता के कारण किसी संस्था, अस्पताल, देखभाल केंद्र या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखा जा सकता। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तब भी उसे वही मानवाधिकार और कानूनी सुरक्षा प्राप्त है जो अन्य लोगों को प्राप्त है। जैसे उसे उसके अधिकारों की जानकारी दी जाए उस रूप में जिससे वह समझ सके, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और उसके मामले को भी पुनः समीक्षा का मौका दिया जाए जैसे अन्य लोगों को मिलता है। इसके अलावा उसे आवश्यक सहायता और उचित सुविधाएं जो रीजनेबल अकोमोडेशंस हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वह कानूनी प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग ले सके और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कई दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उनकी इच्छाएं व सहमति को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। कुछ साइकोसोशल या मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना उपचार के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों पर ऑपरेशन या चिकित्सीय प्रक्रियाएं करवाने का दबाव डाला जाता है जिसे वे नहीं करवाना चाहते। कुछ संस्थाओं में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां व्यक्तियों पर उनकी जानकारी व सहमति के बिना चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। जरा सोचिए, क्या यह उचित होगा अगर कोई और व्यक्ति आपके शरीर के बारे में निर्णय ले और आपसे पूछे भी नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कई दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे कार्य एक व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसी समस्या को रोकने के लिए आर्टिकल 15 बनाया गया। आर्टिकल 15 फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, यातना तथा क्रूर, अमानवीय व अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड से मुक्ति। यह आर्टिकल सरकारों से अपेक्षा करता है कि वे ऐसे सभी कानूनी, प्रशासनिक, न्यायिक व अन्य आवश्यक कदम उठाएं जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ यातना, दुर्व्यवहार, अपमानजनक या अमानवीय व्यवहार ना हो। किसी भी दिव्यांग व्यक्ति पर उसकी स्वतंत्रता और सूचित सहमति, फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना कोई चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोग ना किया जाए। सरल शब्दों में, दिव्यांगता कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ क्रूरता, अपमानजनक व्यवहार या जबरन चिकित्सा करने का बहाना नहीं बन सकती। एक और गंभीर समस्या है शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार। दुनिया भर के शोध बताते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार होने की संभावना सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती है। दिव्यांग महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से अधिक जोखिम में होते हैं। किसी दिव्यांग बच्चे को उसका केयरगिवर शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा शिकायत नहीं कर पाएगा या उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा होने की संभावना गैर दिव्यांग महिलाओं की तुलना में लगभग दोगुनी होती है। आर्टिकल 16 फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड अब्यूज, शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्ति, इस जोखिम को पहचानता है और इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स यानी कि महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। यह कहता है कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को हर प्रकार के शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा पाने का अधिकार है। यह सुरक्षा हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए, घर में, स्कूल में, कार्यस्थल पर, अस्पतालों में, संस्थानों में और पूरे समाज में। यह अनुच्छेद यह भी स्वीकार करता है कि सभी लोगों की परिस्थितियां समान नहीं होती। दिव्यांग महिलाएं व बच्चे अतिरिक्त जोखिमों का सामना करते हैं, इसलिए सुरक्षा उपाय
आयु, लिंग और दिव्यांगता को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। आर्टिकल 16 रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन पर भी जोर देता है। दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं केयर गिवर्स को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि दुर्व्यवहार को कैसे पहचानें, उससे कैसे बचें और उसकी शिकायत कैसे करें। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं देने वाले संस्थानों और सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसीज द्वारा। और यदि किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता भी है तो सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित व्यक्ति को उपचार और स्वस्थ होने में सहायता यानी कि रिकवरी के मौके दिए जाएं, पुनर्वास रिहैबिलिटेशन हो और समाज में पुनः शामिल होने के अवसर सोशल रीइंटीग्रेशन प्राप्त हो। साथ ही अपराध की पहचान हो, उचित जांच हो और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 17 प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सन, यह व्यक्ति की गरिमा और अखंडता के सम्मान की बात करता है। जबरन उपचार, हिंसा और दुर्व्यवहार की चर्चा के बाद आर्टिकल 17 हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत की याद दिलाता है। दिव्यांग व्यक्ति सबसे पहले एक व्यक्ति है। अन्य सभी लोगों की तरह उन्हें भी अपने शरीर, मन, गरिमा और व्यक्तिगत पहचान के सम्मान का अधिकार है। किसी को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने, उनकी इच्छा के विरुद्ध उपचार करने या उनके शरीर के बारे में उनकी सहमति के बिना निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। डॉक्टरों को उपचार के विकल्प समझाने चाहिए, व्यक्ति को सूचित सहमति लेनी चाहिए और उसके स्वास्थ्य से जुड़े निर्णयों में उसे शामिल करना चाहिए। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 हमें याद दिलाता है कि दिव्यांग व्यक्ति केवल देखभाल या संरक्षण पाने वाले लोग नहीं हैं। वे आम व्यक्ति हैं जिनके समान अधिकार हैं, अपनी सोच है, अपनी पसंद है, अपनी पहचान है और जो सम्मान के अधिकारी हैं। उनकी पसंद मायने रखती है, उनकी आवाज मायने रखती है और उनकी गरिमा की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू।